चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए सैद्धांतिक शिक्षण, ऑप्शन बी प्रायोगिक शिक्षण, ऑप्शन सी क्षमता का आकलन या ऑप्शन डी स्वमूल्यांकन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहले आप अगर आप लोगों ने ना थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना तो बिल्कुल ईजी है आप लोगों के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी प्रायोगिक शिक्षण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है बोला है ना। तो प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो प्रायोगिक शिक्षण है। ठीक है। और मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था ना प्रोजेक्ट कार्य पढ़ाते वक्त कि प्रोजेक्ट जो कार्य होते हैं ना उसका जो मुख्य उद्देश्य होते हैं बच्चों को जब हम ना पर्यावरण के बारे में जब कुछ पढ़ाते हैं ना, मान के चलो जड़ के बारे में अगर पढ़ाते हैं तो वो जड़ के बारे में ना बच्चों को डायरेक्ट वो जड़ को उठा करके ला करके जब सामने पे उसको दिखाओगे ना, और उसके अलावा जब प्रोजेक्टर के माध्यम से जब बच्चों को दिखाओगे ना कि हाँ बेटा जड़ जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे इसका तना होता है और ऐसे जो है वो अपना भोजन और पानी ग्रहण करता है। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से आज जब आप लोग दिखाओगे ना तो बच्चों का जो समझने की जो क्षमता है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो देख रहा है, सुन रहा है और उसके साथ समझ रहा है। तो इसीलिए ना प्रोजेक्ट कार्य का जो उद्देश्य होता है ना वो प्रायोगिक शिक्षण होता है। ठीक है। प्रयोग के माध्यम से ना बच्चों को ना प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। और आप लोग देखिएगा ना इसमें जितना भी मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर के आया हूँ ना सारे के सारे कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये जो है वो। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन गतिविधि नहीं है? तो आप लोगों को बताना है इनमें से ना कौन सा गतिविधि नहीं है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए सामग्री का उपयोग, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा प्रदर्शन या ऑप्शन डी कोई अनुभव। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मैंने आप लोगों को एक चित्र बना हुआ था गतिविधि करके और अलग अलग ऐसे फॉर्मेट में दिया हुआ था। आप लोगों को बताया था ना कि शिक्षक द्वारा जो प्रदर्शन है वो गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता। आप लोग को थ्योरी में भी बताया था, नोट करने के लिए भी बोला था ना आप लोगों को, क्योंकि शिक्षक द्वारा प्रदर्शन मतलब नॉर्मल सी अगर प्रदर्शन करेगा ना वो अपना खुद से ना, और जब तक कि वो बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो वो गतिविधि नहीं कहलाता है। ठीक है। गतिविधि का मतलब ये होता है कि एक शिक्षक भी उसमें शामिल हो और शिक्षक के साथ साथ जो छात्र है ना वो भी उसमें शामिल हो, तब वो प्रदर्शन कहलाता है। लेकिन शिक्षक द्वारा प्रदर्शन का है ना तो शिक्षक द्वारा प्रदर्शन केवल ना गतिविधि नहीं कहलाता है। ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा जो सामग्री का उपयोग करोगे तो वो गतिविधि कहलाता है। कोई सामग्री का उपयोग करके बताओगे ना, खेल का करोगे और कोई अपना अनुभव बताओगे तो वो भी आप लोगों का गतिविधि के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। इसीलिए आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि आप लोगों को थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। और इसीलिए मैं नोट करने के लिए भी बोला था आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। विभिन्न तृतीयों के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक या ऑप्शन डी आर्थिक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं? तो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको ही ना जान पाते हैं। जी हाँ। जैसे अगर कि ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ कि गर्मी का सीज़न है। अगर बरसात हो रहा है तो वो समझ जाते हैं कि हाँ बरसात का सीज़न है। और उसके अलावा जब ऋतुओं का मौसम आता है ना, मतलब जब शीतकालीन आता है तो समझ जाता है कि हाँ शीतकाल है चल रहा है। ऐसे करके अलग अलग समझ जाते हैं ना बालक जो अपने अनुभव के आधार पर। तो प्राकृतिक जो पर्यावरण है ना उसे जान पाते हैं। ठीक है। ऋतु जो होते हैं उसको। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। देखने में आप लोगों को सरल लगेगा लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ना ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन ए एक विमीय, ऑप्शन बी द्विविमीय, ऑप्शन सी त्रिविमीय या ऑप्शन डी बहुविमीय। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी द्विविमीय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है? तो नक्शे में जो निरूपण का जो प्रकार होता है ना वो द्विविमीय प्रकार से होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं, तो आप लोग भी ना ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है? ऑप्शन ए दृष्टिकोण, ऑप्शन बी पैमाना, ऑप्शन सी निरूपण का प्रकार या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा अंतर नक्शों को चित्र से अलग करता है? तो नक्शा और चित्र में क्या क्या अंतर अलग करता है? तो दृष्टिकोण, मतलब आप लोगों का देखने का जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है ना वो नक्शा और चित्र को अलग अलग बनाता है, ठीक है। दूसरा उसका पैमाना और तीसरा निरूपण का प्रकार। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मान के चलो एक सिंपल जो चित्र है किसी गार्डन का, फोटो का या किसी भी प्रकार का पेड़ पौधे का चित्र है और एक उसमें हम लोग नक्शा ले लें, मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाने का या एक शहर से दूसरे शहर से या एक देश से दूसरे देश जाने का नक्शा ले लें, तो दोनों में तो अंतर रहेगा ना, देखने के तरीका में, दृष्टिकोण में, पैमाना में तो अंतर रहेगा ही ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन गतिविधि की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए मानसिक प्रयास, ऑप्शन बी बच्चे की सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन सी चुनौती तत्व नहीं होता या ऑप्शन डी प्रकृति दिलचस्प होती है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चुनौती तत्व नहीं होता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन गतिविधि की विशेषता नहीं है? तो गतिविधि की जो विशेषता नहीं है वो चुनौती तत्व नहीं होता करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाते वक्त भी बताया था, विभिन्न प्रकार की गतिविधि के बारे में बता रहा था, तब बताया था ना कि आप लोगों को नोट करके रखना है, ऐसे टॉपिक को पूछा जा सकता है कि गतिविधि निम्न में से कौन सा नहीं है या इसकी विशेषता कौन सी है कौन सी नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बोला था ना आप लोगों को। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो गतिविधि के जो विशेषता नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी चुनौती तत्व नहीं है करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को किसी प्रकार की गतिविधि कराऊं और उसमें चुनौती वगैरह कुछ भी ना दूं तो क्या आप लोगों को मजा आएगा क्या? और क्या उसमें किसी प्रकार की गतिविधि होगा क्या? नहीं ना होगा गतिविधि हो जब उसमें चुनौती ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन ए गतिविधि आधारित कक्षा, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक आधारित कक्षा, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधि पर आधारित कक्षा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है ना वो उपरोक्त सभी प्रकार से होनी चाहिए, और सभी प्रकार इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि सबसे फर्स्ट में ए को देखो, गतिविधि आधारित होना चाहिए, और हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था कि पर्यावरण की जो कक्षा है वो गतिविधि आधारित होना चाहिए बोल करके, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा ना सी को पढ़ो, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा। तो पाठ्य पुस्तक में जिस प्रकार की गतिविधि दिया गया है ना तो उसके आधारित भी कक्षा हम लोगों को करना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते। लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा नेगेटिव टाइप से हो जाता है, ठीक है। बी जो है वो पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, तो केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा तो नहीं ले सकते ना, लेकिन ए करेक्ट हो जाएगा और सी करेक्ट हो जाएगा, तो दोनों आंसर करेक्ट हो रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग ना उपरोक्त डी में ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कि नेगेटिव भी लगे ना और दो आंसर सही लगे तो उपरोक्त सभी को लोगे, क्योंकि दो आंसर सही हो रहा है तो जनरली ये होता है कि उपरोक्त सभी ही करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऑप्शन बी ऐसे पाठ्य पुस्तक जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऑप्शन सी ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या ऑप्शन डी ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। कैसे? तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं के विकास करने हेतु शिक्षक को निम्न में से किसका चुनाव करना चाहिए? तो एक शिक्षक को ना ऐसी जो टॉपिक है, ऐसी जो गतिविधि है उसका चुनाव करना चाहिए जिसमें बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े समस्याएं हो, ताकि तो बच्चे आप ऐसी समस्या को अवगत कराएगा तभी ना अच्छे से सीख पाएगा और खुद का जो समस्या है उसे सॉल्व कर पाएगा। और एक शिक्षक होने के नाते बच्चों की जो दक्षता है उसको निखारना है ना, जी हाँ, उसका जो योग्यता है उसको ही तो निखारना जो एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, ताकि उसका विकास हो पाए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। ऑप्शन ए 1:30, ऑप्शन बी 1:40, ऑप्शन सी 1:50 या ऑप्शन डी 1:60। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी पढ़ाया था ना कि जो विद्यालय में ना NEP 2020 के अनुसार है ना कि जो शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है प्रति 30 छात्र पर ना एक शिक्षक रखने का प्रावधान किया गया है। अगर 31 भी छात्र अगर हो जाएंगे ना तो उसमें 2 शिक्षक रखना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30 के लिए एक और आगे के जितना भी रहेगा संख्या ना उसके लिए फिर से एक, मतलब 30 से 60 तक की 2 रखेंगे, है ना। तो जो विद्यालय में ना जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो ना 30 बच्चों पर एक शिक्षक का अनुपात रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। ऑप्शन ए विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ऑप्शन बी ग्रंथालय, ऑप्शन सी सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। तो छात्रों को जो सीखने का जो प्रमुख संसाधन है ना वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट में विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, जब सामग्री रहेगा तभी ना बच्चे संसाधन का उपयोग करके अच्छी प्रकार से सीख पाएगा। उसके अलावा ग्रंथालय भी करेक्ट हो जाएगा और उसके अलावा सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण भी है ना वो छात्रों के लिए प्रमुख संसाधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन EVS की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बच्चों को स्वयं को समझने एवं उसकी निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है का अनुकरण करना, ऑप्शन सी छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को नियंत्रण करने तथा कक्षा में डिसिप्लिन बनाए रखना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है? तो पर्यावरण के अध्ययन में जितने भी प्रदर्शन किए जाते हैं ना वो सारे के सारे छात्रों के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न और उसका जो आइडिया होते हैं ना छात्रों के ना, तो उसका रिकॉर्ड और विवेचना और निरीक्षणों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तभी मैं आप लोगों को हमेशा बोलता था कि आप लोगों को ना रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोगों को केवल समझने की कोशिश करना है। जितना अच्छे से समझोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को आप ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन EVS के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना या ऑप्शन डी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो एक शिक्षक होने के नाते ना आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों के यहाँ जो सक्रिय जो अधिगम अनुभव है ना उसको उपलब्ध कराना। मतलब आप जब बच्चों को चिड़ियाघर लेकर के जाओगे ना तो वो प्रत्यक्ष रूप से खुद देखेगा कि वहाँ का जो चिड़ियाघर है वो कैसा है, उनका जो खान पान है मतलब जो वहाँ के जानवर रहते हैं उसका खान पान कैसा है, कैसा रहता है, कैसा दिखता है। तो उन सारी चीज़ के बारे में ना सक्रिय रूप से वो अधिगम करेगा, सीखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए पानी का रंग साफ करने के लिए, ऑप्शन बी कठोर जल में मृदुल जल में परिवर्तन करने के लिए, ऑप्शन सी हल्की निलंबन अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए या ऑप्शन डी पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हल्की निलंबन अपद्रव्यों को अवसाद करने के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तालाब के पानी में फिटकिरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए क्योंकि हल्के निलंबन अपद्रव्यों को ना अवसादित करने के लिए, मतलब ये जो हल्का निलंबन कहने का मतलब ये है कि अगर तालाब के पानी में फिटकिरी डालोगे ना तो उसमें का जो रोगाणु है वो समाप्त हो जाता है और पानी साफ रहता है ना, इसके वजह से फिटकरी को डाला जाता है। ठीक है, और फिटकरी डालने से ना पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है ना, तो उसके बाद ही उसको उपयोग करना चाहिए। बच्चों को ना इसके लिए अवेयर करना चाहिए, जागृत करना चाहिए, ये कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। हाँ, हल्की निलंबन अपद्रव्यों को अवसाद करने के लिए, ठीक है, रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए केवल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें निलंबन अपद्रव्यों को ना अवसाद करने के लिए भी किया जाता है। तो ये जो आंसर है वो ज़्यादा उपयुक्त बैठता है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है क्योंकि ऑप्शन ए लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है, ऑप्शन बी लवणीय जल में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है, ऑप्शन सी सामान्य जल का घनत्व लवण युक्त जल से अधिक होता है या ऑप्शन डी नींबू का घनत्व लवण युक्त जल में कम हो जाता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। लवण जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है। तो अगर आप लोग ना जल में नमक भी डाल दोगे ना तो वो तैरता रहता है। ठीक है, क्यों तैरता है? तो लवणीय जल का जो घनत्व होता है ना वो सामान्य जल से अधिक होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगा? ऑप्शन ए नक्शे के सबसे ऊपर भाग में, ऑप्शन बी नक्शे के सबसे आधारी भाग में, ऑप्शन सी आपके दाहिने हाथ की ओर या ऑप्शन डी आपके बाएं हाथ की ओर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, प्रयोग करके खुद देख लीजिए और क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आपके दाहिने हाथ की ओर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगा? मान के चलो अगर मैं इंडिया का मैप ऐसे आप लोगों के सामने बना देता हूँ इस प्रकार से, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके इंडिया का मैप बना देता हूँ। अब आप लोगों से पूछा है कि आपकी ना नज़रों के सामने ये जो मैप है वो है और पूर्व दिशा किस ओर प्रदर्शित होगा बोला है, तो ये इस साइड आप लोगों का उत्तर हो जाएगा, इस साइड आप लोगों का दक्षिण हो जाएगा और इस साइड आप लोग का पूर्व ही ना होगा। जी हाँ, और पूर्व मतलब इस साइड आप लोगों के यहाँ क्या होता है, जिस पर आप लोग खाने का जो हाथ होता है उसे दाहिना कहते हैं ना, तो खाने वाले जो हाथ है दाहिना साइड होता है जिसको हम लोग राइट बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में दाहिना बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। तो इस साइड पूर्व दिशा होगा और इस साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, आपके दाहिने हाथ की ओर ना होगा। जी हाँ, जिस पर आप लोग खाते हैं उसको दाहिना हाथ बोलते हैं, याद रखना है आप लोगों को हिंदी में, और इंग्लिश में इसी को ना राइट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग के सामने ना इंग्लिश में ये भी क्वेश्चन आए ना तो उसे भी आप लोग पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना या ऑप्शन डी घर में विद्यार्थी को व्यस्त रखना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ का खंड को शामिल करने का जो वजह है ना वो प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, मतलब ना बच्चों को कुछ काम बताया जाएगा, मतलब पढ़ाया जाएगा और उसे ना खुद करके देखो और पता लगाओ करके ऐसे टॉपिक रहेगा ना तो बच्चा उसमें प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होगा और वो खुद उस चीज़ को करके देखेगा और पता लगाएगा ना तो वो हस्तपरक होगा, उसके हाथ से मतलब उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, उसको प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किससे मदद मिलती है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की ऊर्जा को सही दिशा में लाने में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के मध्य भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता के प्रति सावधानी रखने में, ऑप्शन सी स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहराने की क्षमता को बढ़ावा देने में, या ऑप्शन डी अध्ययन को मज़ेदार एवं रोचक बनाने में। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसको दोहराने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे तो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में कविता एवं कहानियों का उपयोग से किससे मदद मिलती है? तो किसमें मदद मिलती है बोले ना तो स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर ना विश्व की पर्यावरण की कल्पना करने में। अगर आप लोग बच्चों को कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बताओगे ना कि भारत का जो वातावरण है वो ऐसा है, वहीं आप लोग अगर यूएस जाओगे, अमेरिका जाओगे या दूसरे देश जाओगे तो वहाँ की जो प्रकृति जो है, वहाँ की जो पर्यावरण है वो अलग है। तो कहानी कविता के माध्यम से अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे ना तो उसकी जो कल्पना शक्ति है उसका विकास होगा और उसकी जो क्षमता है ना उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, दोहराने की जो उसकी कल्पना है ना, दोहराना एक नेगेटिव शब्द है ये मान लो, लेकिन जो इसमें कल्पना की जो बात कही गई है और उसमें जो क्षमता बढ़ाने की बात की गई है ना वो उसमें पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को लेना है कि अगर पॉजिटिव इसमें कल्पना करना, मतलब आप कविता कहानी पढ़ाओगे ना तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होगा और उसकी क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा ना। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडा किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाता है क्योंकि एक्वेरियम का पानी ऑप्शन ए खनिज रहित है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन रहित है, ऑप्शन सी मछली द्वारा पीने योग्य पानी नहीं है, या ऑप्शन डी मछली के तैरने योग्य नहीं है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन रहित है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए प्रश्न क्रमांक 18 आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, आप लोगों को ध्यान से समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें बोला गया है कि ना आप लोग ना एक जो पानी है ना उसको सबसे पहले गर्म कर लेते हो, उबाल लेते हो और उबालने के बाद ना वो जो पानी है वो जो कमरे का जो तापमान है ना उस तापमान पर फिर से उसको ठंडा कर देते हो और ठंडा करने के बाद ना उस एक्वेरियम जो है ना, मतलब जो कांच वाला एक्वेरियम जानते हैं ना जहाँ मछली को रखते हैं, तो उसी पानी को ना उसमें डाल करके और मछली को जब डालते हो ना तो कुछ टाइम बाद मछली वहाँ मर जाता है। वजह क्या होता है? क्योंकि जब आप लोग ना पानी को उबालोगे और उबालने के बाद ठंडा करोगे ना तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो ऑक्सीजन रहित हो जाता है, इसलिए ना वहाँ का जो मछली डालोगे ना तो वो मर जाता है, क्योंकि पहले से आप उसको उबाल दिए फिर से ठंडा किए तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से रहेगा। जी हाँ, तो मछली तो मरेगा ही ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्न में से किसका नाम बताएगा? ऑप्शन ए अमोनिया कल उर्वरक, ऑप्शन बी नाइट्रेट उर्वरक, ऑप्शन सी पोटेशिक उर्वरक या ऑप्शन डी कंपोस्ट उर्वरक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट उर्वरक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्न में से किसका नाम बताएगा? तो वो नाइट्रेट उर्वरक का ही ना नाम बताओगे। जी हाँ, एक शिक्षक होने के नाते अगर आप उर्वरक द्वारा भूजल के जो प्रदूषण है उसके बारे में बताओगे तो नाइट्रेट जो उर्वरक है उसके बारे में ही ना बताओगे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक उर्वरक जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? ऑप्शन ए समस्या का समाधान, ऑप्शन बी सहयोगात्मक शिक्षा, ऑप्शन सी निर्देशित खोज या ऑप्शन डी व्याख्यानों से समझना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समस्या का समाधान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? अपवाद मतलब गलत है ये हो सकता है। तो समस्या का समाधान वाला जो बात है ना वो अपवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले और आप अपना जो CG टेट का एग्ज़ाम है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से दिला पाओ और उसके लिए तैयारी कर पाओ। और इसका जो पूरा PDF रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा, तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय MD धीवर करके ना, वहाँ पास आप लोगों को इसका जो PDF है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।